नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 20 अगस्त 2021। स्वागत है आपका द हिंदू के एडिटोरियल डिस्कशन में। ये एडिटोरियल डिस्कशन हम हिंदी में करते हैं। इसका पीडीएफ भी आपको हिंदी में मिल जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। और इससे संबंधित जो भी यूपीएससी में आपको हिंदी मीडियम से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ से आपको उसका सजेशन मिल जाए। तो आज हम आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। 2 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। पहला जो है भारत और तालिबान से संबंधित, जिस तरह से अफ़गानिस्तान में सत्ता की परिवर्तन हुई है, तालिबान सत्ता में आ गई है, तो उससे रिलेटेड है। हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। जलवायु संकट और शहरीकरण, इसमें क्या क्या समस्या हो रही है शहरीकरण में और जलवायु में, खासकर इसमें बाढ़ के लेकर हम ज़्यादा फोकस करेंगे इस आर्टिकल में। पहला आर्टिकल है भारत और तालिबान से संबंधित। इसको जीएस पेपर 2 और 3 दोनों से कनेक्ट कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से भी लिंक कर सकते हैं। संदर्भ देखते हैं, संदर्भ क्या है। आपने जिस तरह से देखा कि अफ़गानिस्तान में जो साड़े हो रही थी काबुल में आप सत्ता पे कौन आ गई है? तालिबान आ गई है। तालिबान देखिए, पहले 2000 में थोड़ा सा इतिहास बता दूं कि 2001 तक तालिबान सत्ता में थी। 2001 में जब अमेरिका अफ़गानिस्तान में गया तो फिर यहाँ पे तालिबान यहाँ से हटना चालू हो गया। वहाँ पे लोकतांत्रिक एक देश का गठन किया गया, लोकतंत्र का गठन किया गया और अफ़गानिस्तान चलता रहा। लेकिन ट्रंप की सरकार ने भी ये फैसला कर चुका था कि अब ज़्यादा दिनों तक अमेरिकी सेना अफ़गानिस्तान में नहीं रहेगी। और बाइडेन के आने के बाद ये प्रक्रिया और स्पीड हो गई। तो इनके जाने के बाद अफ़गानिस्तान से अमेरिकी सेना को जाने के बाद तालिबान की मनोबल, आप बोल सकते हो कि बढ़ता चला गया और तालिबान अफ़गानिस्तान पे कब्जा करते चला गया। 2 दिन पहले ही तालिबान ने अपनी पूरी कब्जा कर ली है अफ़गानिस्तान के ऊपर। और यहाँ के इनके जो राष्ट्रपति थे वो भी अपने देश छोड़ के चले गए और इनके सत्ता में अब कौन आ चुका है? अब तालिबान आ चुका है। तो इस आर्टिकल में हम ये देखेंगे कि किस तरह से तालिबान को बढ़ावा मिल रहा है। एक बात ये बताई जाती है कि अब तालिबान को इतना सपोर्ट और तालिबान इतना एक्टिव होके कैसे आ गया कि जितना जहाँ पे 3 लाख सेना अफ़गानिस्तान के पास था, ये 50,000 वाले से तालिबान कि कैसे यहाँ पे कब्जा कर लिए। इसमें यह बताया जाता है कि इनमें पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान भी इसमें इनको सपोर्ट किया है और पाकिस्तान की ज़मीनों से इनको आपूर्ति मिलता था, समर्थन मिलता था और सुरक्षा मिलता था। और यहाँ पे अब क्या होगा कि पाकिस्तान के जितने भी आतंकी है, ये आप कहाँ पे शरण लेंगे? तो अफ़गानिस्तान के अंदर आप शरण लेते हुए इनको देख सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं कि अब भारत और तालिबान जब अफ़गानिस्तान में आ गया, इससे रिलेटेड क्या क्या समस्या और क्या क्या चुनौतियां हैं। तो भारत के लिए क्या क्या मुद्दे हैं? भारत के लिए, नई दिल्ली के लिए जो पहला मुद्दा है, ये बताया जाता है कि जिस तरह से हमारे चीन के साथ एलएसी पे चल रहा है और पाकिस्तान के साथ एलओसी पे जिस तरह से शत्रुता चल रही है हमारे, उसी तरह से अब क्या होगा काबुल के साथ भी। काबुल में भी एक हमारा जो हित का सरकार नहीं है और मैत्रिक जो हमारे मित्र नहीं है, वो उनका सरकार की वापसी हुई है। अब सरकार की वापसी होने से हमारी राजनीति में जो जटिलता है वो सामने आएगी। उसके बाद बताया जाता है कि पाकिस्तान अब ये कर सकता है कि अफ़गानिस्तान का, तालिबान का इस्तेमाल कर सकता है राजनीतिक लाभ को उठाने के लिए। किसके खिलाफ? भारत के खिलाफ, जो 20 साल पहले भी ये करता आया है पाकिस्तान। अब देखिए अफ़गानिस्तान में जो स्थिति है, भारतीय अपने राजनयिक जो है, उनके जितने भी राजदूत हैं उनको वहाँ पे से निकाल रहे हैं, कर्मचारियों को निकाल रहे हैं और खासकर सुरक्षा दे रहे हैं। विशेष नागरिकों को भी अभी निकालने का, वहाँ से वापस भारत लाने का अभियान चल रहा है। उनको वापस लाया जा रहा है। भारत पाकिस्तान से वापस राजनीति को यहाँ से कम कर रहे हैं, अपने ब्यूरोक्रेट को कम कर रहे हैं और यहाँ से कम चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में हमारी जनता रहे और हमारा राजनयिक रहे। तो इसमें ये चीज़ें देखने हैं कि किस तरह से इनका दबदबा और इनकी जो स्थिति है भारत की अफ़गानिस्तान में कम होती जा रही है। इसके अलावा आप देखेंगे कि नागरिक संशोधन अधिनियम जो हमने लाया था, CAA, उसके तहत जो अभी परिदृश्य था कि जितना भी मुस्लिम को छोड़ के जो भी दूसरे है, सिख है, हिंदू है, बौद्ध है, इन सारे चीज़ों को यहाँ पे हम क्या देंगे? शरण देंगे कि भारतीय की नागरिकता देंगे। लेकिन अब इस परिस्थिति में भारत में बहुत सारे हजारों लोग भारत को स्वागत करेगा। अब भारत में आने का कोशिश करेंगे, ये भारत में आए, जो कि पहले भी हम ये कर चुके हैं, हम इनको शरण दे चुके हैं। तो इस स्थिति में भारत को लेकर इसकी स्थिति क्या होगी? जो नागरिक वहाँ से आएंगे, क्या भारत उसको शरणार्थी के रूप में या फिर अपने नागरिक के रूप में यहाँ पे शरण देंगे? तो इन चीज़ों को देखने की जरूरत है। उसके बाद है कि अफ़गानिस्तान में जब शासन आया तो हम यहाँ पे अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान अब क्या करेगा? कराची और ग्वादर के बीच में ये रोड डेवलप करेगा, ठीक है। चाबहार जो बंदरगाह है वो किसके द्वारा बनाया गया है? वो भारतीय निवेश के द्वारा बनाया गया। भारत ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया। लेकिन अब ये पाकिस्तान को दरकिनार करने के लिए, पाकिस्तान को साइड करने के लिए हमने चाबहार
चाबहार को डेवलप किया, जिसके तहत हम मध्य एशिया के में व्यापार बढ़ सके और मध्य एशिया तक भी हम जा सके। लेकिन अब ये क्या होगा कि यहाँ पे इनका मार्ग होगा और यहाँ पे कहीं ना कहीं भारत का जो अव्यवहार है, मतलब व्यापारिक जो गतिविधियाँ है वो चालू हो जाएगी। और हमारे पड़ोस में जो कट्टरपंथता, अखिल इस्लामी आतंकवाद समूह का विस्तार होगा, तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी संकट बढ़ेगा और हमारे ऊपर भी विस्तार होगा, जो कि अतीत में हो आया है। हमने उस चीज़ों को देखा है और ये चीज़ें हमने अपने एक्सपीरियंस के अनुसार भारत ये बात कर रही है। उसके बाद भारत को क्या करना चाहिए, राइटर के द्वारा बताया जाता है, इन इशू के बाद, इन समस्याओं के बाद भारत को 4 विकल्पों के काम करना चाहिए। पहला, आदर्शवाद। भारत एक आदर्शवाद देश है, भारत लोकतंत्र को ही सपोर्ट करेगा। लेकिन अभी जो तालिबान जिस तरह से अफगानिस्तान में सत्ता में आई है, वो एक लोकतांत्रिक नहीं है। क्या जनता के द्वारा चुन के आई है तालिबान? नहीं। तो जनता के द्वारा जब चुन के नहीं आई है तो यहाँ पे हम इनको सपोर्ट नहीं करेंगे, पहला चीज़। दूसरा, अफगानिस्तान को समर्थन। भारत को अब क्या करना चाहिए? बहुत सारे एक्सपर्ट के द्वारा ये बताया जाता है, विशेषज्ञों के द्वारा, कि भारत को अब ईरान के मार्ग से क्या करना चाहिए, गोला बारूद, इनकी शक्तियाँ आपूर्ति करने का अफगानिस्तान सेना को आपूर्ति करने की ज़रूरत है। अफगानिस्तान सेना को आपूर्ति करना चाहिए। लेकिन तालिबान पहले ही चेतावनी दे चुका है कि भारत ऐसा करेगा तो इसका बड़ा परिणाम इसको भुगतने के लिए तैयार है भारत। तो अब एक चीज़ हम देख सकते हैं, एक तरफ यदि हम सपोर्ट करते हैं तो दूसरी तरफ हमारी आंतरिक भी सुरक्षा है, आंतरिक सुरक्षा को भी मिल सकता है। तो इसमें कैसे बैलेंस बनाएगा भारत, ये देखने वाली बात है। उसके बाद एक एक्सपर्ट बताता है, एक पक्ष बताता है कि अब तालिबान के साथ हमारा जुड़ाव क्या करना चाहिए, तेजी से लाना चाहिए, तेजी में लाने की जरूरत है। इसमें यह बताया जाता है पाकिस्तान के जो कारक है कि साथ साथ क्षेत्रीय और जो देश है उनके साथ मिलकर हम यहाँ पे अपने अधिक लाभों को समावित नहीं कर सकते, लाभ नहीं उठा सकते। तो ये चीज़ें हो गया। तो इसमें देखने की जरूरत है, क्या भारत अब तालिबान के साथ जुड़ेगा, तालिबान के साथ बात करने के लिए रेडी होगा? तो ये चीज़ें राइटर के द्वारा बता रहे हैं कि 4 स्तंभ है, तीसरा स्तंभ था, चौथा स्तंभ है रुको और देखो। इसके अंदर ये है कि किस तरह से अराजकता हो रही है और एक मानव अधिकार का यहाँ पे हनन हो रही है। तो भारत कभी भी मानव अधिकार के हनन के लिए सपोर्ट नहीं करेगा और कभी इनको नहीं करेगा। तो इसलिए उच्च तालिका की जरूरत है। भारत प्रासंगिक का जो नकारात्मक है वो अफगानिस्तान में भविष्य पे चर्चा करने की ज़रूरत है। और इन पे जिस तरह से आपने देखा होगा कि हाल ही में बहुत सारी मीटिंग होता है, हाई अलर्ट। हमारे जो जयशंकर जी है विदेश मंत्री, वो भी यूएसए में गए थे और यूएसए जाके उन्होंने बोला था कि मैं पूरी चीज़ों पे निगाह भारत की बनी हुई है, भारत सारी चीज़ें देख रहा है और भारत इसमें एक अहम रोल निभा सकता है। ये आर्टिकल हमने पूरा डिस्कस किया कि किस तरह से तालिबान और भारत के बीच में क्या संपर्क होना चाहिए, इशू क्या है और किस पॉइंट पे भारत को फोकस करने की ज़रूरत है। अब देखते हैं दूसरा आर्टिकल कौन सा है। दूसरा आर्टिकल है जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड है। इसमें जलवायु जो संकट है, इसमें जलवायु परिवर्तन संकट में शहरीकरण से रिलेटेड है। इसको आप जीएस पेपर 3 के पर्यावरण से लिंक कर सकते हैं। संदर्भ क्या है? संदर्भ ये है कि जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है और बरसात के कारण आप देखेंगे कि भारत में सबसे ज़्यादा शहरीकरण होने से क्या बढ़ते जा रही है, बाढ़ की समस्या आती जा रही है। आपने एक क्वेश्चन आया था जिसमें यह बताया गया था कि भारत में जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है, अब भारत में जो शहरीकरण है, शहरीकरण का क्या क्या दोष है, ठीक है, इनमें क्या क्या चुनौतियां है भारत के अंदर। तो एक सबसे बड़ी चुनौती है बाढ़। किस तरह से चुनौतियां है इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। शहरीकरण, बाढ़ अत्यधिक है और आर्थिक नुकसान भी होता है। आप देखेंगे कि गरीब पर इसका असंगत प्रभाव पड़ता है। जब आप बाढ़ की बात करते हैं और शहरों में बात करते हैं तो शहरों में उस एरिया में जाएंगे जहाँ पे आप देखेंगे कि शहरों से थोड़ा सा बाहर गरीबों का इलाका होता है। गरीब बोलते हैं ना, झुग्गी झोपड़ी है यहाँ पे। तो ये जगह है, यहाँ पे सबसे ज्यादा ये बारिश का पानी अटक जाता है, पानी आती है। इनसे कहीं ना कहीं इनके स्वास्थ्य पे भी इफेक्ट पड़ता है और इनके जीवन यापन पे भी न्यूनतम निर्वाह करने के स्तर पे प्रभाव पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव देखने के लिए मिलता है। इन आपदाओं में प्रेरित हो गए, ठीक है, कौन फंसते हैं? गरीबों फंस जाते हैं। क्योंकि देखिए बिल्डिंग में रह रहे, कोई 5 तल्ले पे रह रहा है या 5 फ्लोर या 7 फ्लोर पे रह रहा है, यदि 1 फ्लोर में पानी भी आ जाए तो इनको कुछ फर्क पड़ेगा, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। लेकिन जिसका घर यहाँ पे है उसके घर में आधा से ज़्यादा बारिश पानी भरा हुआ है तो ये कहाँ रहेगा? ये तो समस्या है। तो ये गरीबों पे पड़ता है। उसके बाद आप देखेंगे कि संपन्न राज्य जो है अब उनका ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अब ये बताया जाता है कि जो डेवलप स्टेट है, जिनका विकास हुआ है, खासकर इसमें ये बताया जाता है जिनके विकास में, और खासकर आप देखेंगे इसमें किसको, आप केरला को देख सकते हैं। केरल में किस तरह से इसकी बाढ़ की प्रभाव ने हर साल आपको देखने के लिए मिल जाता है कि केरल में बाढ़ आता ही आता है। तो जो समृद्ध है, जो जिनके पास ज़्यादा डेवलप है, उनमें वहाँ पे बाढ़ आने की ज़्यादा संभावना जताई जा रही है। और ख़ासकर कि बाढ़ की जो नुकसान है वो भी झेलते हैं ये इनको जो विकसित शहर है, विकसित राज्य है,
उसके बाद देखते हैं गैर जो फसल क्षेत्र पर भी इसका प्रभाव पड़ने जा रहा है। अब गैर फसल क्षेत्रों पे किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है? देखिए, एक तो औसतन है कि 48% फसलों को नुकसान होता है और 27% क्या होता है, सामाजिक उपयोगिता से पे प्रभाव पड़ता है। अब मैं बात करता हूँ कि इस पे गैर कृषि क्षेत्रों पे कैसे पड़ गया। मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, यदि बाढ़ आ जाता है, अब इनकी आवाजाही तो पहले बाधित होगी। आवाजाही बाधित होगी तो कहीं ना कहीं इनके जो सप्लाई चेन है वो भी बाधित होगा। सप्लाई चेन के साथ साथ यहाँ पे मजदूर नहीं पहुँच पाएंगे। मजदूर पहले तो रहेंगे तब तो यहाँ पे पहुँचेंगे इनको जाने में, तो इनकी प्रोडक्शन तो कहीं ना कहीं कहाँ हो रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था पे तो इसका प्रभाव पड़ रहा है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है कि अधिक संपन्न जिलों में बढ़ रही संघर्ष। जो अधिक संपन्न है, मैंने क्या बात किया कि जो जिन मौद्रिक क्षमता के लिए अधिक है, उनके पास जो अमीर है अधिक है, लेकिन उनको क्या हो रहा है, यहाँ पे ज़्यादा हो रही है। इनके पीछे रीजन क्या है पता है आपको? कि नाला जो बनाया जाता है, एक तो रोडों का विकास किया जाता है, बुनियादी यहाँ पे क्या होती है, विकास होती है। अब बुनियादी विकास में जो प्राकृतिक रूप से पानी निकलने का, जल निकासी का जो रास्ता था वो यहाँ पे बाधित हो जाता है। मान लेते हैं कि ये आपके सड़क जा रहे हैं, पहले इधर से इधर जो सड़क से पानी होके जाता था, इस मार्ग से होके चला जाता था, लेकिन अब इस पे ऊंचा मार्ग बना दिया गया है। अब ऊंचा मार्ग बनाने से क्या होगा, इधर का पानी इधर रहेगा, इधर का पानी इधर रहेगा। यहाँ पे ना तो पुल का इस्तेमाल किया गया ना कुछ। अब क्या होगा, यहाँ पे इस एरिया में बाढ़ आएगी, इस एरिया में बाढ़ आएगी, क्योंकि जल का निकासी तो हो नहीं पा रही है। तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद भूमि वही चीज़ दिया है कि किस तरह से वृद्धि होते जा रहा है इनके बीच में। उसके बाद है कि नए समस्या के रूप में आप देखेंगे कि बुनियादी ढांचे में जिस तरह से तेज़ी से विकास हो रही है वो भी इसका वर्णित है। आप देखेंगे कि मुंबई में खासकर हर साल बाढ़ आता है, इस बार भी बाढ़ आया था। ये सारी चीज़ें हैं। और खासकर बिहार में जो बाढ़ आया उससे रिलेटेड हमने एक आर्टिकल भी डिस्कस किया, डिटेल में डिस्कस किया था कि नेपाल के साथ साथ हमें किस तरह से मिलकर काम करना चाहिए। तो उसको भी आप फॉलो करते रहिए, कंटिन्यू फॉलो करिए। देखिए, एडिटोरियल डिस्कशन आपको तभी बेनिफिट होगा जब आप डेली फॉलो करेंगे, इसको डेली देखेंगे। यदि आप चाहेंगे कि एक दिन मैंने देखा, कल नहीं देखूंगा, परसों नहीं देखूंगा, तो आपको एक सीक्वेंस नहीं बन पाता है। तो देखिए, अभी हम बाढ़ से रिलेटेड बात कर रहे थे, लेकिन हमने इससे पहले भी बिहार में बाढ़ से रिलेटेड किया है और इसके उपाय के लिए हमने उपाय भी बताया था। अब उस आर्टिकल को तो फिर से हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, ये चीज़ होती है, इसलिए कंटिन्यू रूप से आप फॉलो करते रहे। अब राइटर के द्वारा कुछ निष्कर्ष जताया जाता है। राइटर के द्वारा बताया जाता है कि सरकार को शहरीकरण की जो बढ़ती बाढ़ की समस्या है और इससे जो आर्थिक नुकसान है, इसके बीच में एक सामंजस्य बनाने की जरूरत है। ये नहीं है कि हम बुनियादी विकास नहीं करेंगे, हम शहरीकरण में विकास नहीं करेंगे, इसमें विकास नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम बहुत पीछे रह जाएंगे। ऐसा तो है नहीं, हम तो विकास करेंगे। विकास के साथ साथ ऐसा विकास हमें करने की जरूरत है जिन विकासों में ये जो बाढ़ है और प्राकृतिक आपदा है, इनके साथ हम संतुलन बनाए रखें, संतुलन बना के चले। तो जब हम संतुलन बना के चलेंगे तो ये बाढ़ की समस्या और ये सारी चीज़ें यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। तो आज हमने 2 आर्टिकल डिस्कस किया, आज के लिए इतना ही। उससे पहले कि आप टेलीग्राम बुद्धा IAS को ज्वाइन कर ले, टेलीग्राम चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। देखने को मुझे मिला है कि आप दोस्तों के साथ शेयर नहीं करते, तो प्लीज़ अभी के टाइम में हमें हेल्प करें और अपने दोस्तों को साथ में शेयर करें और मेरा भी सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और आगे मैं UPSC जर्नी में आपके साथ ही बना रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।